हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम आज देखेंगे जो वेल का आर्टिशन ग्रेड 4 का आया हुआ है फाउंड्री मैन का। सो उसका देखेंगे बेसिकली हम 50 क्वेश्चन, जिसमें आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये CITS के अंदर पेपर हुआ था 2024 के अंदर। तो उसका ये सेट है। तो इसमें सेट 3 है, जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है ना। तो इसमें आपका 38 क्वेश्चन है, इसमें 6 है और इसमें 6 है। टोटल क्वेश्चन जो है 50 है। ये आपका जो यूज़फुल है वेल के लिए तो है, ये वेल के लिए स्पेशल है। बाकी जो दूसरे जगह के आपके पेपर होते हैं ना, ITI लेवल से, इवन ITI के भी जो होते हैं पेपर या CITS होता है ना, तो वहाँ पे ये आपके बहुत ही यूज़फुल होंगे। सो हम देखेंगे इसमें क्या है ना, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। ट्राइलिंगुअल नहीं है, ये बाइलिंगुअल ही है। तो इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन आएंगे। सो एक एक करके देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इज़ यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का जो उपयोग किया जाता है किस चीज़ को पिघलाने के लिए किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो होता है उसको स्टील को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इज मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो होता है में इलेक्ट्रोड जो होता है यूज़ किया जाता है, वो किस चीज़ का बना होता है उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है ग्रेफाइट के बारे में बना होता है ना। सो 3 नंबर जो है आपका सही उत्तर है। इसका यदि आपको PDF चाहिए होगा तो PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल स्टडी पॉइंट करके, उसका जो है लिंक आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। सो आपका वहाँ पर दे दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से PDF को प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो वो आपको टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे अपलोड करूँगा। बाकी दूसरा अभी मीडियम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस इज़ अ फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस, है ना। तो कोर टाइप का जो प्रेरण भट्टी होता है किस प्रकार का आवृत्ति प्रेरण भट्टी है उसके बारे में पूछा है ना। सो आपका कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस जो होता है ये आपका लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस होता है ना। सो दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न आवृत्ति प्रेरण भट्टी होता है, जो कोर प्रकार का प्रेरण भट्टी होता है वो, है ना। दूसरा जो है राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टू जनरेट टेम्परेचर इन इंडक्शन फर्नेस इज़ यूज। सो इंडक्शन फर्नेस में तापमान उत्पन्न करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इंडक्शन फर्नेस जो होता है उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है और वो कॉपर कॉइल में होता है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे होता है ना। सो यहाँ पे वो उसमें आपका इंडक्शन जो होता है उसमें आपका कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तांबा की कुंडली में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉपर कॉइल। तो तीसरा जो है राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिट फर्नेस। निम्नलिखित में से कौन सा पिट फर्नेस है। तो आपका क्रूसिबल फर्नेस जो होता है ये आपका पिट फर्नेस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पायरोमीटर इज यूज मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पायरोमीटर का उपयोग जो होता है किस राशि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सो पायरोमीटर जो होता है ना तापमान को मापता है, हाई टेम्परेचर जो होता है ना उसको मापने के लिए। तो टेम्परेचर खाली दे रखा है, तापमान। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द फिर खालिस्तान ऑफ द मोल्टन मेटल इज नोन एज द पायरोमीटर, है ना। पायरोमीटर द्वारा पिघली धातु का क्या ज्ञात किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पिघली धातु का जो होता है ना तापमान ज्ञात करा जाता है। दूसरा जो है सही उत्तर। पायरोमीटर जो काम होता है वो आपका एक सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है ना। सो हाई डिग्री का जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा तापमान। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मेल्टेड मेटल गोज थ्रू इन द मोल्ड कैविटी। तो पिघला धातु जो होता है किससे होते हुए मोल्ड कैविटी में जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो मोल्टन मेटल जो होता है आपका स्प्रू रनर और इग्नेट के थ्रू जो है मोल्ड कैविटी में जाता है। ये आपका तीसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रू रनर और इग्नेट। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ मोल्ड दैट इज़ टू बी कूल्ड क्विकली इज अप्लाइड देयर। तो मोल्ड के जिस भाग को शीघ्र ठंडा करना होता है वहाँ पर
क्या लगाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना, तो वहाँ पे आपका चिल्लर लगा रहता है, तो चिल्ल हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द मोल्ड बिकम स्टीप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंड सोडियम सिलिकेट प्रोसेस। तो मतलब टफ हो जाता है, उसके कारण पूछ रहा है। ये सोडियम सिलिकेट प्रक्रम में मोल्ड जो है के बनने का कारण कड़ा हो जाता है, किस कारण हो जाता है कि वो कड़ा हो जाता है, इसमें सोडियम सिलिकेट में क्या मतलब मिलाया जाता है, कुछ उसके बारे में बोल रहा है, कुछ मिलाया जाता है जिसके कारण जो है अब कड़ा हो जाता है, तो उसमें आपका सिलिका जेल मिलाया जाता है ना, तो दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण वो कड़ा हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन द मोल्ड बॉक्स इज यूजुअली मेड ऑफ। तो मोल्ड का जो बॉक्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है उसके बारे में पूछा है। तो मोल्ड बॉक्स जो होता है आपका लकड़ी का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, या स्टील का हो सकता है। तो तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा वुड, कास्ट आयरन और स्टील, इनमें से किसी का भी आपको मोल्ड बॉक्स बना मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर सरफेस हार्डनिंग। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सरफेस हार्डनिंग नहीं किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग से किया जाता है, फ्लेम हार्डनिंग से किया जाता है, रेजिस्टेंस हीटिंग हार्डनिंग, ये भी किया। एनीलिंग जो रहता है ना, ये हार्डनिंग का नहीं होता है, इसमें सॉफ्ट किया जाता है, मशीनेबल लाइक बनाया जाता है ना, तो चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है उसके बारे में पूछ रहा है ना, तो आपका नाइट राइडिंग जो है ये आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे जो है ना हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कोल्ड है ना प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मोल्डिंग प्रक्रम होता है उसको और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड जो मोल्डिंग प्रक्रम होता है उसको सोडियम सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर इन CO2 मोल्डिंग प्रोसेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाइंडर CO2 मोल्डिंग प्रक्रिया में है। CO2 मोल्डिंग प्रक्रिया जो होती है उसमें बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें पूछ रहा है कौन सा बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है। सो उसमें जो होता है सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्वेश्चन है कोर बॉक्स यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो कोर बॉक्स जो होता है निम्नलिखित में से किस काम में आता है। जो कोर बॉक्स होता है ना वो आपका कोर बनाने में इस्तेमाल होता है, दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इन मेकिंग कोर। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्वेश्चन है इन डाई कास्टिंग मोल्ड इज मेड अप ऑफ। तो डाई कास्टिंग में जो होता है मोल्ड का बना होता है, मोल्ड किस चीज़ का बना होता है उसके बारे में पूछ रहा है डाई कास्टिंग में। तो डाई कास्टिंग में जो होता है आपका मेटल का बना हुआ धातु का बना होता है ना, तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इज़ नॉट यूज इन डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग में उपयोग नहीं किया जाता है, किसका उपयोग नहीं किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो डाई कास्टिंग में जो होता है चौक का इस्तेमाल नहीं होता है, चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई कास्टिंग मशीन हैज ए सुटेबल फर्नेस फॉर मेल्टिंग एंड होल्डिंग द मेटल है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी डाई कास्टिंग मशीन में धातु को पिघलाने और धारण करने के लिए उपयुक्त भट्ठी होती है। तो कास्टिंग मशीन मतलब धातु को पिघलाने और धारण करने की जो उपयुक्त भट्ठी होती है वो आपका हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन होती है ना, पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा तप्त कक्ष डाई कास्टिंग मशीन। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द वेंट इन अ डाई कास्टिंग इज मेट है ना। तो डाई कास्टिंग का जो वेंट होता है वो किसका बनाया जाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो डाई कास्टिंग का जो वेंट होता है ना, वो वेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैसेस जो फॉर्म हो रही है ना उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो गैसेस का इसमें आपका मोल्ड से हवा या गैस बाहर निकालने के लिए होता है, वेंट का वही काम होता है। तो दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा टू इजेक्ट एयर और गैस फ्रॉम द ओल्ड मोल्ड। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैंड ऑपरेटेड मोल्डिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हैंड ऑपरेटेड मशीन मतलब ऑपरेटेड मोल्डिंग मशीन नहीं है ना। तो इनमें से जो आपका है स्क्वीज मशीन जो है ये आपका हैंड ऑपरेटेड नहीं है ना, चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मशीन से किया जाता है इलेक्ट्रिक। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मशीन मोल्डिंग। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन मोल्डिंग का लाभ नहीं है।
ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा, है ना। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आर हाई, तो इनिशियल कॉस्ट में क्या है, कोई ऐसा नहीं होता है कि हाई होता है। उन्हें जो एवरेज एक आदमी लेके चल रहा है पर जो इंडस्ट्री के हिसाब से होता है कि ये सेटअप बैठेगा, बाकी ये चीज़ें तो अलग चीज़ है। क्वेश्चन पूछा है लाभ नहीं है ना, कौन सा मशीन का लाभ नहीं है, तो यही आपका है कि इनिशियल कॉस्ट इक्विपमेंट आर हाई, मतलब उपकरण को प्रारंभिक लागत अधिक होती है। ऐसा कुछ नहीं है, लागत जो भी लगने का है, आपका कॉस्ट जो लगना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इनिशियली ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। 10 लाख का आपका यदि मशीन है, आने वाले दिन में उसका रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपका जो वस्तु उसमें मोल्ड बना रहे हो, जो भी आप मोल्ड बनाओगे, उसकी भी रेट आने वाले दिन में बढ़ते जाएगी। मतलब तो आपका थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मतलब ये आपका लाभ नहीं होने का ये कारण है। इसमें पूछा मोल्डिंग का लाभ नहीं है ना, तो ये किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। बाकी जैसे हाई प्रोडक्शन रेट, इस केस में आपका प्रोडक्शन रेट रहेगा तो आपको लाभ तो मिलना है। हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, आप यदि एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तब भी लाभ होगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी आपका जो प्रोडक्ट है उसको वैल्यूएट करता है मार्केट में। और लास्ट में जैसे दे रखा है प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिश टू मोल्ड एंड कास्टिंग, तो बहुत बढ़िया बढ़िया यदि आप फिनिश देते हो तो कोई भी उस चीज़ों को पसंद करता है ना। जैसे हम टूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप हैमर देख लो तो आपका क्रोम वेनेडियम का मिलेगा, और उसमें कंपनी हमारे इंडिया में जैसे है BIS करके है ना, ब्यूरोज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो ISI मार्क लगाती है उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को प्रमाणित करती है, उसके बाद ही उस चीज़ को मार्केट में उतारा जाता है, ऐसा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग मोल्ड, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो होता है मोल्ड बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका डंपर का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है मोल्ड बनाने के लिए। बाकी जैसे जेट स्क्वीज मशीन है, सैंड स्लाइनर है, जॉल्ट मशीन है, इनका उपयोग किया जाता है ना। सो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डंपर। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोल्डिंग मशीन, तो निम्नलिखित में से कौन एक मोल्डिंग मशीन नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा मोल्डिंग मशीन नहीं है। ये आपका जो है सैंड मोल्डर, ये किसी प्रकार का मोल्डिंग मशीन नहीं है। बाकी ये जोल्टिंग मशीन, स्वीजिंग मशीन, सैंड स्लाइडर, ये सारे के सारे मशीन है। ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर नहीं पूछ रखा है ना, तो ये आपका चौथा जो है राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डन बाय जोल्ट एंड स्क्वीज मशीन, तो जोल्ट और स्क्वीज मशीन द्वारा क्या किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो जोल्ट और स्क्वीज मशीन जो होता है ये आपका एक टाइप है मोल्डिंग मशीन का, है ना। तो मोल्ड बनाने का काम करते हैं। मोल्ड मशीन से क्या करते हैं, मोल्ड बनाने का काम किया जाता है। पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोल्ड बनाया जाता है, मोल्ड मेकिंग है जोल्ट और स्क्वीज मशीन। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मोल्डिंग मशीन, तो इसमें पूछ रहा है मशीन मोल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। इंट्रोड्यूस लेबर कॉस्ट, ये सही है ना। द पैटर्न कैन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द मोल्ड, ये भी सही है। कास्टिंग इन क्लीन बाय दिस, ये आपका गलत है ना। चौथा है सरफेस ऑफ द मोल्ड कम स्मूथ, ये भी सही है। तो आपका तीसरा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कास्टिंग की सफाई की जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन गलत कथन पूछा है तो यही आपका गलत कथन है ना। बाकी सारे जो हैं ये आपके 3 सही कथन हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मोल्ड विद द हेल्प ऑफ मोल्डिंग मशीन इज नोन एज, तो मोल्डिंग मशीन की मदद से मोल्ड बनाने की प्रक्रिया जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो मोल्डिंग बनाने की जो प्रक्रिया होती है किसी भी मशीन द्वारा, जो मोल्डिंग मशीन होता है उससे बनाया जाता है। सो मोल्डिंग मशीन के रूप में जाना जाता है वो, है ना। पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट यूज टू मेक द मोल्ड, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टूल जो होता है मोल्ड बनाने के काम में नहीं आता है। सो आपका क्रूसिबल जो है, क्रूसिबल इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी सारे का इस्तेमाल किया जाता है मोल्ड बनाने में, है ना। चौथा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है जनरली द कोर इज़ ड्राइड एट, कितने डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। सामान्य जो कोर होता है ना, मोल्ड का कोर जो होता है वो कितने डिग्री में सुखाया जाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। तो उसको जो होता है आपका 250 डिग्री में सुखाया जाता है। ये आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर
रैमिंग मशीन है ना, तो इसमें से पूछ रहा है कौन इसमें से कौन सा है जो आपका कोर रैमिंग मशीन नहीं है। तो आपका स्मॉल बेंच ब्लोअर जो है ये आपका कोर रैमिंग मशीन नहीं है ना, स्मॉल बेंच ब्लोअर। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेल्ट कन्वेयर इन फाउंड्री, है ना। फाउंड्री में बेल्ट कन्वेयर का उपयोग पूछ रहा है। जो फाउंड्री होता है, फाउंड्री में जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि मोल्डिंग सैंड जो होता है उसको क्षैतिज अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपका जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका चौथे नंबर में है ना, फॉर ट्रांसफरिंग मोल्डिंग सैंड अर्जेंटली ऑन प्लेस टू द अनदर प्लेस अपॉर्ड। मोल्डिंग सैंड को क्या है, क्षैतिज अवस्था में, मतलब ऐसे क्षैतिज अवस्था में यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट करके मान लीजिए यहाँ लेके जाना है तो वो कन्वेयर के द्वारा लिया जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन विच कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू अ रोटेटिंग मोल्ड, है ना। तो किस कास्टिंग प्रक्रिया में पिघला धातु को घूमते हुए मोल्ड में डाला जाता है। तो इसमें कास्टिंग प्रक्रम के बारे में पूछ रहा है जिसमें आपको घूमते हुए मोल्ड में डाला जाता, मतलब धातु को जो है घूमते हुए मोल्ड में डाला जाता है। तो वो कौन सा प्रक्रम है जिसमें ऐसा करा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, उसमें ऐसा कुछ होता है ना। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय कास्टिंग, जिसमें घूमते हुए मोल्ड में धातु को डाला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग should not be taken into consideration if the value of casting is to be calculated। यदि कास्टिंग के मूल्य की गणना की जाती है, सर जानी है ना, तो निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें नहीं में पूछ रखा है ना। जब भी कास्टिंग के मूल्य की गणना की जाती है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है, तो उस टाइम पे किस चीज़ का नहीं निकाला जाता है कि क्या नहीं आया। तो ये आपका फूड का जो है, फूड का नहीं करा जाता है। बाकी कॉस्ट कितना लगा फॉर्मिंग पैटर्न में, मोल्ड में, कोर्स में, ये सारे चीज़ करी जाती है। मेल्टिंग मटेरियल कितना आया और पैसा उसमें कितना लगा वो करा जाता है। फेल्टिंग एक्सपेंसेस कितना खर्च हुआ वो सारे जोड़े जाते हैं, फूड का नहीं जोड़ा जाता है ना। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ध्यान नहीं दिया जाना, हाँ ध्यान नहीं देना चाहिए, खाने में ध्यान नहीं देना चाहिए कितना पैसा लग गया बोल के, है ना। चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कन्वेयर। इसमें से पूछ रहा है कौन सा एक कन्वेयर का प्रकार नहीं है। तो बेल्ट कन्वेयर होता है, रोलर कन्वेयर भी होता है, पैलेट कन्वेयर भी होता है, ट्रक वाला नहीं होता है ये, है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज नॉट डेफिनेटली इन गुड लेआउट ऑफ अ फाउंड्री। तो कौन सा विभाग निश्चित रूप से फाउंड्री का अच्छे लेआउट में नहीं है। तो प्लेग्राउंड जो होता है ये नहीं होता है फाउंड्री लेआउट में, है ना। बाकी आपका मोल्डिंग डिपार्टमेंट रहेगा, फेल्टिंग डिपार्टमेंट रहेगा, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रहेगा। प्लेग्राउंड जो है ना इसका कोई मतलब नहीं होता है जो फाउंड्री का लेआउट होता है उसमें, क्योंकि काम से रिलेटेड आपका ऑफिस एरिया का बनेगा, डिपार्टमेंट सेक्शन बनेगा, जो इंस्पेक्शन का एरिया बनेगा। प्लेग्राउंड होता है ये आपका स्पोर्टिंग वाला कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा, है ना। चौथा नंबर है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या है, मोल्डिंग लेआउट में नहीं मिलेगा, है ना। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन द मैकेनाइज फाउंड्री, है ना। तो मैकेनाइज फाउंड्री में निम्नलिखित में किस वस्तु का उपयोग जो होता है वो नहीं किया जाता है। जो मैकेनाइज्ड आपका फाउंड्री होता है उसमें जो होता है वुडन रैमर जो होता है ना, मतलब लकड़ी का बना हुआ जो रैमर होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ फाउंड्री लेआउट इज। फाउंड्री लेआउट जो होता है उसका अर्थ पूछ रखा है, फाउंड्री लेआउट के मेन अर्थ क्या होता है। तो उसमें क्या है आपका कि फाउंड्री में उपयोग होने वाली जो ये सामान होते हैं उसको नंबर वाइज या सिलसिलेवार कह लो उसको दिखाने का होता है। तो तीसरे नंबर में दे रखा है सो द सीक्वेंस ऑफ एक्शन यूज इन द फाउंड्री, है ना। तो कैसे फाउंड्री में उपयोग होने वाले जो क्रिया को सिलसिलेवार, मतलब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे काम करना है, तो वही आपका फाउंड्री लेआउट हो गया। जैसे आपका एसओपी होता है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यही मान के चलो आप, है ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का, है ना।
इसके बाद आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन। उसके बाद आपका ड्राइंग का कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। सो लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लेआउट ऑफ कास्ट आयरन फाउंड्री एंड स्टील फाउंड्री। तो कास्ट आयरन फाउंड्री का लेआउट और स्टील फाउंड्री का लेआउट में जो अंतर होता है उसके बारे में पूछ रखा है। क्या अंतर होता है स्टील फाउंड्री और कास्ट आयरन फाउंड्री में? सो उसमें आपका मेल्टेड जो फर्नेस होता है ना, उसी में डिफरेंस मिलेगा आपको। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन मेल्टेड फर्नेस, पिघलने वाली भट्टी में अंतर होता है, बाकी इनमें अंतर नहीं होता है ना। सो तीसरा जो राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द वेट ऑफ ईच मेटल। ए बी सी दे रखा है, अलॉय 357 kg गिवन द दैट दे आर इन प्रोपोर्शन 257 टू। टोटल जो है 357 है और इनका अनुपात दे रखा है 7 5 12 तो 14। तो 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 14 दूनी 28, 7 14 25 70, 25.5 आ गया है ना। एक को करेंगे 25 दूनी 50, 51। दूसरे को करेंगे 125, 27.5, 127.5, 51 51, 127.5। उसके बाद 25 7 175 और 7 5 35, 178.5। ये आपका पहले में ही है ना, तो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना है आपका? टोटल जो है इसका दे रखा है 357 है ना, और आपका ये रेशियो दे रखा है, तो 1 यूनिट का पहले निकालते हैं। तो 1 यूनिट का निकालने के लिए सबको जोड़ दो, 7 5 12 तो 14 हो गया टोटल। सो 1 यूनिट का मान निकल के आया आपका 25.5। अब ए बी और सी इसका रेशियो दे रखा है 257। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तीनों को एक एक बार मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये पहला वाला आएगा 51, 127.5, 178.5। फर्स्ट जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ डज द स्मॉलर गियर हैव इफ द लार्जर गियर विद अ लार्जर डायमीटर, सॉरी विद अ डायमीटर ऑफ 150 mm एंड टीथ जो है 30 मैच्ड विद स्मॉलर गियर ऑफ 50 mm डायमीटर। इसमें आपका दे रखा है 150 है और इसमें 30 टीथ है, तो इसमें कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इधर जो है आपका 10 टीथ है, उसको बनाना 1 से 10, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 50 mm डायमीटर है और उसमें पूछ रहा है कि टीथ कितना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 50/5 हो जाएगा, मतलब 10 जो है दांतें होंगी। दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ना फॉर्मूला लगता है, जैसे मैं फॉर्मूला लिख दिया, तो ये आपका N1/N2 इज इक्वल्स टू T1/T2, सॉरी N1/T1 है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे फॉर्मूला तो इसका होता है N1/N2 इज इक्वल्स टू T1/T2 होता है ना। तो ये N1 हमारा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा ये 150/50, मतलब 3 ये हो गया। T1 हमारा दे रखा है 30 और हमें निकालना x है, मतलब T2 निकालना है। तो इसको जब करोगे ना तो ये आपका 10 से कट जाएगा, तो x बराबर ये 10 टीथ आ जाएंगे। मैंने दूसरे तरीके से उसमें बिना फार्मूला का कर दिया था, काट दिया था, है ना। तो 10 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। सो 4 kg में 800 ग्राम का रेशियो पूछ रखा है। तो ये आपका kg में जो लिख रखा है, इसको आपको चेंज करना है ग्राम में, तो आपका 4000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 1 kg इज इक्वल्स टू आपका होता है 1000 ग्राम। तो 4 kg बराबर 4000 ग्राम और हमारा इधर 800 ग्राम है। इसको जब काटोगे तो आपका 5:1 आ जाएगा। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डज नॉट ब्रेक वाइल ट्विस्टिंग और बेंडिंग। तो धातु का कौन सा यांत्रिक गुण जो होता है मुड़ने या झुकने पर नहीं टूटता है।
उस धातु की प्रॉपर्टी को बारे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि धातु मुड़ने के बाद भी वो टूटता नहीं है, या फिर तो आपका टफनेस होता है ना, बाकी चीज़ें जो है ना टूट जाती है। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डक्टिलिटी जो होती है तार बनाने के लिए होता है, मेलेबिलिटी सीट बनाने के लिए होता है। ये ब्रिटलनेस जो होता है ये भंगुर होता है, इसको ठोक दो तो ये टूट जाएगा, झटके से मार दो ना तो ये झटका सहन नहीं कर पाता है। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपका कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट का। थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉन्ज मेटल। कांस्य धातु का संयोजन क्या है। तो ब्रॉन्ज मेटल का होता है कॉपर और टीन मिलाया जाता है ना, तो सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रास जो होता है उसमें आपका कॉपर और जिंक होता है। इसमें ब्रॉन्ज पूछ रखा है तो ब्रॉन्ज में आपका कॉपर और टीन हो जाएगा, सेकंड जो है राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिखाया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्शनल पार्ट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया अनुभागीय भाग का नाम पूछ रखा है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना ये वाला इस तरह से, इसका नाम पूछा है, तो ये आपका इलिप्स के शेप में है। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्त। ये मत सोचना ये सर्कल है आपका, ऐसे देख के ये नहीं है कि सर्कल है, ये आपका इलिप्स है, ये जिसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्शनल पार्ट शोन इन द फिगर। ये जो पार्ट दिख रहा है इसका नाम पूछ रखा है ना। सो ये पार्ट जो है आपका हाइपरबोला इसको बोलते हैं। आप ड्राइंग पढ़ोगे तो वहाँ पे इस तरह का मिलेगा बना हुआ, इसको हाइपरबोला बोलते हैं ना। या 47 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्शनल पार्ट शोन इन द फिगर। ये वाला पार्ट को आप पूछ रहा है क्या है, तो ये आपका पैराबोला है। चौथा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पैराबोला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 48 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेथड यूज टू ड्रॉ इलिप्स इन द फिगर शोन है, दर्शाए गए चित्र में दीर्घवृत्त खींचने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया गया है। सो ये जो है इस तरह से बनाया है ना, तो इसमें देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4 पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है। 4 सेंटर मेथड हो जाएगा। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। अब इसमें थोड़ा दिखा देता हूँ मैं 4 सेंटर कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे यहाँ देखोगे आप, एक तो इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इसको ऐसे जोड़ के करोगे, ऐसे भी करके, तब जाके ये मुड़ता है और वैसे करके बनता है ना, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन का हो जाएगा 4 सेंटर मेथड है ना, 4 केंद्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। चित्र में दिखाया गया परवलय बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है। तो ये जो आपका पैराबोला बना रखा है ना, तो इसमें पूछ रखा है ये जो मेथड इस्तेमाल किया गया है ये कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। तो इसमें जो आपका मेथड इस्तेमाल हुआ है तो उसको जो बोलते हैं हम ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं। जो ये वाला बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है ना ये वाला, इसमें क्या है, एक पॉइंट लिया जाता है 50 mm या 50 सेंटीमीटर का ले लो तो उसके हिसाब से बनेगा। फिर पहला 10 mm लो, फिर 10 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में लेते हो तो 10-10 का लोगे, इधर काटो, फिर यही चीज़ आप सेंटर से एक बार काट दो, तो ऐसे करके आप निकालोगे तो ये आपका से बनता है ना। तो ये आपका ऑर्डिनेट मेथड होता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका हाइपरबोला बना रखा है इसमें, है ना। वो पैराबोला था, ये आपका हाइपरबोला है। इसमें लाइंस बनाई जाती है, उसमें जहाँ जहाँ कट मार रहा है वहाँ वहाँ से बस मिलाते चलो, इनको यहाँ से यहाँ मिलाओ, यहाँ से यहाँ मिलाओ, ऐसे करके। तो ये इस विधि का पूछ रहा है, ये जो बना रखा है ये कौन सा विधि से बना रखा है। तो इसमें बोलते हैं इसको टेंजेंट विधि है ना। जैसे ये मैंने कर दिया है ना, अब इसका सेंटर मैंने यहाँ पे 5 नंबर यहाँ रख दिया, अब इसको ऐसे भी कर दिया। सपोज करो, ये ऐसे नहीं करता हूँ,
इसको बस ऐसे लाइन दे दिया है ना, यहाँ पे ये सेंटर है। अब यहाँ से ना मैंने 1 mm 2 mm 3 mm ऐसे करके ले रखा है, तो यहाँ से अब ये पूरा का पूरा लाइन बन जाएगा ऐसे। सो यहाँ से पॉइंट आएगा तो इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये प्रॉपर बनेगा। मतलब डिस्टेंस थोड़ा बहुत कम है उसके कारण ऐसे बन रहा है, ऐसे प्रॉपर बन जाएगा, है ना। सो ये आपका टेंजेंट मेथड है, स्पर्शरेखा वाला विधि है। सो आपका थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ का है ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन थे ना, 6 क्वेश्चन तो सारे ख़त्म हो गए हैं। इसमें क्या है ना, आपको पीडीएफ चाहिए होगा, तो पीडीएफ के लिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब के प्रोफाइल में, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। आपको पीडीएफ आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको आंसर की दिया हुआ है, उसके लिए मैंने कहा। बाकी और भी आपको यदि कुछ चीज़ें इसमें कुछ करना होगा तो आप कुछ चीज़ों को कर सकते हो, आंसर की भी मिला सकते हो, है ना। बाकी ये चीज़ें परफेक्ट है, क्योंकि निम्मी के आधार निम्मी जो देती है ना वो बहुत ही शानदार होता है, और ये आपके लिए भी शानदार काम आएगा, ज़िंदगी भी शानदार बनाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेगी। नॉट इवन क्लासेस के जो गवर्नमेंट जॉब के अपडेट आ रहे हैं उनको मिलेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह आ रहा है उसका मिल जाएगा, जो भी रेगुलर अपडेट आते हैं गवर्नमेंट जॉब के वो मिलते रहेंगे आपको, है ना। सो बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।